Hello everyone. So today we'll start with the chapter 8th, that is agriculture and horticulture. Very important topic, very important chapter, especially uh, for the GS3 portion, both for prelims and मेंस. हम देखेंगे भी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, बट प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के जो होंगे उनमें से बनते हैं यहाँ से, साथ ही साथ मेंस में भी हर बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन. एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज सी सिलेबस में डायरेक्टली सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो मेंशन किया गया है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटी, देखिए बेसिक डेटा है वो हमें यहाँ से नोट करना होगा. आर इंटीग्रल टू द लाइव्स एंड लाइवलीहुड ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट. जो एग्रीकल्चर है या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, वो एकदम इंटीग्रल पार्ट है. बिसाइड द फैक्ट दैट सेक्टर हेल्प्स इन इंश्योरिंग दी फूड सिक्योरिटी, जो हम जानते हैं. It also provides livelihoods to the more than half of the state's workforce. So around 57%, जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 57.03% को जो है लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से मिलती है. सेकेंडली, एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर अराउंड 13.47. ये हम जब हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा तब भी हम देख चुके हैं. 13% के आसपास जो है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है. To achieve the food and income security, the state government has not now given the priority for the agriculture sector, जो कि नॉर्मल बातें हैं, ये सब देख लेना आपने. फार्मर्स वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स जो हैं वो बनाई गई हैं. कौन कौन सी स्कीम है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो हम पढ़ेंगे अभी. सो बजट एलोकेशन को अगर देखा जाए, एग्रीकल्चर ऑल्सो इम्प्रूव्ड मार्केटली फ्रॉम 1294 करोड़ 1294 करोड़ इन 2017-18 टू 1872 करोड़ इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22. और फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर बात करें, बजट स्टेट allocated 4. फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर बात करें, द स्टेट हैज एलोकेटेड 4.3% ऑफ द नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एग्रीकल्चर. सो टोटल हमने जो एक्सपेंडिचर पढ़ा था उसमें रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंडिचर था उसका 4.34% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोसीड किया गया है. अब आते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या है सेक्टर्स का, और उसके आगे सब सेक्टर जो है उनका. देयर हैज बीन अ सस्टेन्ड ग्रोथ इन प्राइमरी सेक्टर विच वी हैव सीन. सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन GSVA, दैट इज ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, at current prices has increased 40% from the 17,767 crore in 1819 to 24,000. ये हम पढ़ भी चुके हैं. सो अराउंड 24,847 करोड़ और करंट प्राइसेस बता रहा है वो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में. इतना ग्रॉस वैल्यू एडेड है करंट प्राइसेस फ्रॉम द एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स. एडवांस एस्टिमेट्स बोलते हैं ये 2022-23 के बारे में. देयर इज अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन दी GSV ऑफ द क्रॉप एट करंट प्राइसेस. हम जो देख रहे हैं 10,000. देयर इज अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन दी GSV ऑफ क्रॉप्स. देखिए एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, उनमें से क्रॉप्स भी एक, जैसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट वो है. सो क्रॉप्स का अगर खाली देखा जाए कंट्रीब्यूशन, सो इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10,000 करोड़ इन 1819 टू 15,561 करोड़ इन 2022-23 में. क्रॉप्स की खाली बात करें अगर, बिटवीन 1819 टू 22-23, these 5 years, GSVA at the current prices of agriculture, forestry, livestock, fisheries has seen a compound annual growth rate of CAGR कितना है 6.9% इन हिमाचल प्रदेश. सो अगर सारे सेक्टर की बात करें उसमें सब कुछ, क्रॉप्स भी हैं, फॉरेस्ट्री है, लाइव स्टॉक है, वो सब चीज़ें जो हैं, फिशरी हो गया, इन सब का अगर ओवरऑल कंपाउंड ग्रोथ रेट देखें अगर हम एनुअल बेसिस पर, वो 6.9% के आसपास है. क्रॉप सेक्टर वाज द मेजर ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ विद द CAGR ऑफ 8.6%. सो ओवरऑल उनका सारे कलेक्टिवली देखा जाए फॉरेस्ट्री लाइव स्टॉक का तो 6.9 था. अगर खाली क्रॉप को कंसिडर करें तो 8.6 का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है क्रॉप्स का इन हिमाचल प्रदेश. द सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द GSVA of agriculture and allied activities has improved from 12.78% to 13%. देखिए
अभी हमने बात करी ऊपर, सो 13.47% के आसपास जो है GSVA है, वो हम कर भी चुके हैं, बार बार वो सेम चीज़ रिवाइज हो रही है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन टोटल GSVA इन द स्टेट हैज़ रिमेन्ड बिटवीन 12 to 15% इन लास्ट 5 years। डायरेक्टली स्टेटमेंट बन सकती है क्वेश्चंस की। सो जो कि GSVA है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का, that has remained between 12% to 15% in last 5 years. Growth of agriculture and its subsectors as per the advanced estimates, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का GSVA एस्टिमेशन अगर किया जाता है 2.9% है एट कांस्टेंट प्राइस पर देखिए अगर हम तो। सो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये 2.9% डिक्रीज होने वाला है। डिक्रीज हुआ है कितने से? 4.9% से, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में था। ये हम नीचे टेबल पे देखते हैं। अब वो क्यों हुआ? द कॉन्ट्रैक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली ड्यू टू द शार्प कॉन्ट्रैक्शन इन द क्रॉप सब सेक्टर्स। ठीक है, क्रॉप सब सेक्टर में थोड़ा डिक्रीज हुआ है, उसकी वजह से कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहा है वो। क्रॉप सब सेक्टर में देखते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट मेजर सब सेक्टर विद इन द एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश, अकाउंटिंग फॉर 62% ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। सो टोटल जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड है उसका 62% जो है वो क्रॉप्स हैं। हम देखा कि क्रॉप्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट्री हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया, ये सब पार्ट हैं, लेकिन उसमें से 62% जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 62.6 टू बी वेरी प्रिसाइज फ्रॉम द क्रॉप्स एंड 8.43% ऑफ टोटल GSVA। सो टोटल जो GSVA है ओवरऑल उसमें 8.5 जो कि 13% है प्राइमरी सेक्टर का, 13 पॉइंट समथिंग, उस 13 में से 8.43% जो कहाँ से है? दैट इज क्रॉप्स ओनली। आई होप आप समझ पा रहे हो। दिस 13% इज एग्रीकल्चर प्लस अलाइड, सो आउट ऑफ दिस 8% is crops. The contribution of livestock, fisheries, forestry in agriculture allied activities stood at 1.6%, 3.8 देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। The livestock contribute, livestock is 1.61, then the forestry that is 3.28, and then there is fishery that is 0.14। यहाँ पर ये ऊपर आगे पीछे हो गया, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। सो दिस इज द केस। लाइव स्टॉक में 1.6%, फॉरेस्ट्री 3.28% एंड फिशरी 0.14%। ये टेबल देखते हैं, टेबल फिगर 8.1। सो ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रहा है। सो 8.43% दैट इज क्रॉप्स, देन 1.6% दैट इज लाइव स्टॉक्स, then 3.8% forestry and logging, and then fishing है 0.14%. okay, so similarly the growth rate इसी में figure 8.2, the growth rate of agriculture, the growth rate of agriculture to the state economy at current prices between 18, 19 and 23 एडवांस एस्टिमेट की वो बात कर रहा है, कैसे मूव किया गया है। सो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, क्रॉप्स 18-19 जब कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ था उस वक्त -1.2, देन इट हैज इंक्रीज टू विद 24% एंड देन अगेन डिक्रीज बाय -10%, 7.80, देन 0.80। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मेंशन करने की है। सेकेंडली दिस वन फॉरेस्ट्री वाला 4.3, this is also fluctuating, these are fluctuating, and to be noted the fisheries and the livestock, especially the livestock and fisheries, these two sectors had remained in the positive side only even during the pandemic. So this is to be important to be noted. And secondly there is a lesser amount of fluctuation, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुआ लेकिन बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं है। ये क्या कारण है इसका? So keeping in mind the livestock especially had remained in the positive direction only, positive जो उसका ग्रोथ रेट रहा है, और यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी कम है ग्रोथ रेट में ऑन दी कंपैरिजन टू दी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स के फ्लक्चुएट होने का मेजर रीजन क्या है यहाँ पर, खासकर हिमाचल में? दी रेन फेड एग्रीकल्चर। हम आगे पढ़ेंगे कि अराउंड
80% एरिया ऑफ हिमाचल इज रेनफेड एग्रीकल्चर, वहाँ पर किया जाता है इरिगेशन के लिए, रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। और यही कारण है कि अगर मानसून में या फिर क्लाइमेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है नेचुरल रीजन की वजह से, सो वी कैन सी द फ्लक्चुएशन इन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली द ग्रोथ रेट। नाउ लाइफ स्टॉक्स थोड़ा क्विकली हम देखेंगे। सो ग्रोथ इन लाइफ स्टॉक सेक्टर इज द क्रिटिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स, स्पेशली द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की अगर बात करें तो उनकी इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। वाई? बिकॉज द output from the livestock may be in the form of milk. So चूंकि मिल्क जो है वो ओवरनाइट बेसिस पर प्रोड्यूस होता है एंड द मनी रिसीव फ्रॉम द सेक्टर, तो लाइफ स्टॉक सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, क्योंकि इससे जो आउटपुट है उसके लिए अनलाइक द एग्रीकल्चर, इसके लिए अराउंड 4 months 5 months वेट करना पड़ता है टू हार्वेस्ट द क्रॉप। यहाँ पर ओवरनाइट बेसिस पर या मंथली बेसिस पर जो है वो रेम्यूनरेशन फार्मर्स को या लाइफ स्टॉक्स जो रखने वाले हैं उनको मिल जाती है। इसकी वजह से जो रेम्यूनरेटिव गेन है बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टॉक्स आर वे मच हायर देन द एग्रीकल्चर इटसेल्फ। सो इसलिए बोल रहे हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए इनकम इंक्रीज करने के लिए मेजर रोल है किसका? लाइफ स्टॉक्स का। फॉर रिडक्शन इन पॉवर्टी, research indicates growth in the livestock sector, especially dairy, has a huge potential in reducing the poverty, जो कि हम बात करी। Livestock subsector accounts for 1.16% of the total GSVA and 12% of the agriculture and allied sector. So agriculture and allied, which itself is 13 point something 4 something of total GSVA, इस agriculture allied का अराउंड आप लगा लीजिए 12% जो कहाँ से है, इसी का, नॉट द होल जीएसवीए बट इसका 12%, या फिर यहाँ से देखा जाए तो 1.61% ऑफ द होल जीएसवीए इज फ्रॉम द लाइफ स्टॉक्स। सो लाइफ स्टॉक सब सेक्टर ग्रोथ प्लम्ड टू 4.3% इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 अगेंस्ट द 16% ग्रोथ रेट ऑफ 18-19 एंड 9.9% इन फाइनेंशियल ईयर 9-20 जो हमने यहाँ पर देखा। सो दिस इज 7.8%, 10%, ठीक है जी। सो ये देख सकते हैं। ओके, so this growth was 16% in the 18-19, now it is around 4.30. Next, forestry. So forestry counts for 3.28% of total GSVE of the state and 24% of agriculture and allied sector, right? So total GSVE का देखना हो तो 3.2% 28%, और अगर सिर्फ एग्रीकल्चर एंड अलाइड का देखना हो दैट इज 24% comes from the forestry and logging। और द ग्रोथ जो एस्टिमेट की गई है दैट इज 2.7%, ये हमने देखी यहाँ पर 2.70। देखिए टेबल को हम याद कर लेंगे, दैट इज वे मच इंपॉर्टेंट। थ्योरी जो है वो एक बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद थ्योरी उतना कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिर्फ समझने के लिए थ्योरी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज टेबल जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट, फिशरी। सो सब सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट 0.4% ऑफ GSVA जो हम देख भी चुके हैं, एंड 1% ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का 1% है। द फिशरी सब सेक्टर जो है एस्टिमेट 7% के आसपास ग्रोथ है अगेंस्ट 7.8% लास्ट ईयर। बेसिक जो ग्रोथ का डेटा है वो देख सकते हैं, दिस इज फिशरी विच इज दिस वन, द येलो वन, 7% which was 7.80 last year. Okay, now coming to important 8.2 column, land use patterns. Himachal Pradesh ranked 17th state in India and 126th in the world। देखिए एरिया वाइज अगर बात की जाए तो वो बात बोल रहा है कि अगर एरिया वाइज देखना हो तो 17 स्टेट है इंडिया में उसका रैंक, और ओवरऑल वर्ल्ड में देखना हो कंट्रीज वाइज भी, सो 126th इतना जो एरिया है हिमाचल का है। जोग्राफिकल एरिया ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि अब नहीं पूछते लेकिन पहले बहुत पूछते थे क्वेश्चन। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ HP 55,673 kilometer square. This is the area of Himachal Pradesh. So out of the total geographical area, 9.75% area comes under the net zone area।
सो नेट सोन एरिया 9.74% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का, एंड 20.19% अंडर द फॉरेस्ट कवरेज। टोटल एरिया की बात कर रहा हूँ, उसमें से 9% का 9.75 नेट सोन एरिया है और 20% के आसपास फॉरेस्ट कवर है। देखिए फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया में डिफरेंस है। कवर्स मीन एक्चुअल प्लांटेशन जहाँ पर एक्चुअल फॉरेस्ट जहाँ पर है, फॉरेस्ट एरिया मीन्स जो डेजिग्नेटेड है इन द डॉक्यूमेंट, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, दैट्स अ डिफरेंस। सो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज अराउंड 20%, जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए है। फैलो लैंड जो है 1.53% है। बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड ही 13% के आसपास है। दिस इज बेसिक डेटा। नेक्स्ट, लैंड होल्डिंग पैटर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड होल्डिंग पैटर्न स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया है यहाँ से, पिछले 2-3 साल में क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से बार बार। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स जो स्टेट में है दैट इज अराउंड 10 लाख, 9.97 लाख ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स हैं, राइट, कवरिंग एन एरिया ऑफ 9.44 लाख हेक्टेयर, राइट। सो मतलब जो नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो एरिया है दैट इज 9.44 लाख हेक्टेयर। इस हिसाब से देखा जाए तो पर होल्डिंग जो है 1 हेक्टेयर से कम एवरेज आएगा। सो विच मीन्स द एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इज 0.95 हेक्टेयर। दिस इज इंपॉर्टेंट। एवरेज साइज जो है, साइज ऑफ द होल्डिंग्स, एरिया ऑपरेटेड, ये सब देखते हैं। टेबल 8.1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे नीचे सबसे पहले है मार्जिनल। अब हम बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द लैंड हम बात करेंगे। मार्जिनल मतलब द एरिया इज बिलो 1 हेक्टेयर, देन स्मॉल दैट इज 1 to 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम 2 to 4 हेक्टेयर, मीडियम 4 to 10 हेक्टेयर एंड लार्ज अबव 10 हेक्टेयर, राइट। सो आउट ऑफ 9.97 लाख जो अपनी लैंड होल्डिंग्स हैं उसमें से 7 लाख होल्डिंग जो है मार्जिनल नेचर की हैं। मीन्स 7.12 लाख होल्डिंग्स आर ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर। और उसमें अगर एरिया ऑपरेटेड देखा जाए तो उस एरिया जो कि हम देख रहे हैं 9.944 लाख है, उसमें से 2,85,000 के आसपास जो एरिया है हेक्टेयर्स में, दिस इज अंडर दी मार्जिनल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स, राइट। और वहां पर भी अगर मार्जिनल में देखा जाए, मार्जिनल का मतलब क्या है कि 1 हेक्टेयर से कम होगा वो, राइट। सो उसमें भी अगर एवरेज निकाले तो 0.40% एवरेज है लैंड होल्डिंग साइज किसका, मार्जिनल फार्मर्स का या मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स का। सिमिलरली स्मॉल का भी देख रहे हैं, 1 पॉइंट नंबर जो है 1.73 और जो एरिया है दैट इज 2.42 एंड एवरेज लैंड साइज इज 1.39 हेक्टेयर। सिमिलरली देन सेमी मीडियम ये नंबर है 2.3, टेबल याद ही करना पड़ेगा। टोटल 9.97 लाख जो लैंड होल्डिंग्स हैं, एरिया है 9.44 लाख हेक्टेयर, ठीक है जी। एंड द एवरेज साइज ऑफ लैंड इज, एवरेज लैंड होल्डिंग है 0.95 हेक्टेयर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल। इसके साथ में 2 टेबल और हैं लैंड होल्डिंग देखा जाए। सो मैक्सिमम जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो मार्जिनल नेचर की है, ये बोल रहा है 71.41%। कैसे, आउट ऑफ टोटल 9.97, 7 लाख के आसपास जो हमने यहाँ पर पढ़ा 7.12 लाख, दिस इज मैक्सिमम मार्जिनल नेचर की। देन स्मॉल विच इज 17% और वो कितनी है 1.74 के आसपास नंबर है उनका लाख में। सिमिलरली सेमी मीडियम में 80,000 के आसपास हैं विच इज़ 8% ऑफ द टोटल। सो ये परसेंटेज वाइज हम देख सकते हैं लैंड होल्डिंग्स कौन सी हैं। और अगर एरिया ऑपरेटेड देखा जाए सो मैक्सिमम एरिया जो है 30% विच इज दिस वन, 30% अंडर मार्जिनल एंड देन 25% अंडर सेमी मीडियम, 15% अंडर मीडियम एंड ओनली 4% एरिया जो है वो लार्ज लैंड होल्डिंग साइज के अंडर है। बेसिक टेबल से हम याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, रेनफॉल। हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 734 मिलीमीटर्स बोल रहा है ये रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर में। नंबर एक्चुअली 734 नहीं है, दिस इज 717। नॉर्मल केस में होता है इतना 734। सो दिस इज द इंटरचेंजिंग, यहाँ पर ये होना था और वहाँ पर ये होना, पढ़ लेंगे। सो हिमाचल में अगर हम बात करें जून से सितंबर 2022 की तो उसमें 717 मिलीमीटर के अराउंड रेनफॉल हुआ है, जो कि नॉर्मल से थोड़ा कम है। नॉर्मल कितना होता है 734,
एंड सेकेंडली विच इज 18%। अब ये जो है कितना डेफिशिएंट है, 18% डेफिशिएंट फ्रॉम द नॉर्मल। सिमिलरली अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 तक जो रेनफॉल हुआ है, स्टेट रिसीव्ड 64 mm ऑफ रेनफॉल विच इज 19% लेस ऑफ नॉर्मल, जो कि 76 है। तो यहाँ पर 76 नॉर्मल है और यहाँ पर 34। देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो, एक है जून से लेकर सितंबर, क्योंकि मानसून का सीजन है, ऑब्वियसली वहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा रेनफॉल होगा, और सेकेंडली हमारा जो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो मानसून रेनफॉल दैट इज नॉर्मली 734 mm, एंड देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर की अगर बात कर रहा है। सो इस केस में 76 जो है वो नॉर्मल रेनफॉल है। अब दोनों केसेस में ही डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है, जो हम टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं ये नॉर्मल है, लेकिन इस बार कितना हुआ 717 उस टाइम ड्यूरेशन में, कब, और जून से लेकर अक्टूबर तक उस तक के टाइम में, और अक्टूबर से बाद दिसंबर तक के टाइम में 76 होना चाहिए था, और यहाँ पर हुआ है कितना 64। दैट इज सो टेबल 8.4 पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम वो प्रॉब्लम है। ये नॉर्मल यहाँ दिखा रखा है 734 एंड हुआ कितना है 717 विच इज डेफिशिएंट 18%। यहाँ पर भी वो नॉर्मल यहाँ पर 76 होना था, एक्चुअल कितना हुआ है 64 विच इज 19% डेफिशिएंट। सो टेबल इसको भी देख सकते हैं रेनफॉल के बारे में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी है, रेनफेड एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 80% इन द स्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, 80% है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग ऑब्वियसली, बट ये डेटा है। मेजर क्रॉप्स क्या है, राइस, मेज एंड व्हीट आर दी स्टेट्स मेन सीरियल क्रॉप्स, सोयाबीन एंड sunflower are the major oilseed crops in kharif, and rapeseed, mustard and toria are the key oilseed crops in rabi। so oilseed जो है rabi और खरीफ दोनों में होती है, कौन कौन सी, मस्टर्ड और तोरिया इन द rabi and sunflower and soybean in the kharif season। next, the state's key pulse product crops include maas, moong, rajmas in the kharif season and gram and lentil in the rabi season, तो हम देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दिस पैराग्राफ, और आया भी क्वेश्चन 2 बार। क्या क्वेश्चन आता है, डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ या डिविजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या बोलता है, एग्रोक्लाइमेटिकली स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स, सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन जो लो हिल्स हैं, सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन लो हिल्स, देन सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स, सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स। ओके, सो एग्रोक्लाइमेटिकली 4 डिवीजन हो सकते हैं। पहला है जी सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन्स, लो हिल्स, देन सेकंड सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स, देन थर्ड वन वेट टेम्परेट हाई हिल्स, wet temperate high hills, and fourth is cold desert। this is important, ये पैराग्राफ हम ढंग से पढ़ेंगे। so cold desert, this is the fourth। the state's agroclimatic characteristics are very favorable, this is very important, very favorable for the development of cash crops such as seed potatoes, off season vegetables and ginger। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दी ऑफ सीजन वेजिटेबल्स प्रोडक्शन, उसमें पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, टोमेटो हो गया, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, as well as increasing the cereal crops productivity through timely and adequate input supply, demonstration and effective dissemination of the improved technologies, seed replacement promotion, integrated pest management। ये सब क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। सो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, what are the initiatives government is taking, what are the initiatives taken by the government for the crop productivity, enhancement of crop productivity और crop diversification के लिए भी अगर क्वेश्चन आता है तो भी यहाँ से लिख सकते हैं। सो आई होप आपको पता क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है। ओके, साथ ही साथ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। सो ये सब एरियाज में इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है। इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल देयर आर 4 डिफरेंट सीजन्स, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेनफॉल, 50% ऑफ द रेनफॉल occurs during the monsoon season and remainder falling during the other seasons। एवरेज रेनफॉल जो स्टेट का कितना है
1251 mm, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये. विद डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हैविंग मैक्सिमम रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल, ऑब्वियसली फॉलोड बाय चंबा, सिरमौर एंड मंडी, एंड डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति विद द लीस्ट रेनफॉल. राइट. सो हमने देख लिया कितना है, 1251 mm जो है वो एवरेज रेनफॉल है. नाउ दीज ईयर्स राइट फ्रॉम दी 17 टू 21 हम देखते हैं, तो उसी के अराउंड अबाउट 17 में सरप्लस रेनफॉल था 1544, देन डेफिशिएंट, देन बिट सरप्लस, देन अगेन डेफिशिएंट रेनफॉल नॉर्मल रेनफॉल से. ठीक है जी. और अब कुछ एक आउटपुट के ट्रेंड्स पढ़ते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में. सॉन एरिया कितना है? सो नेट सॉन एरिया हैज मार्जिनली इंक्रीज्ड फ्रॉम 539 मतलब 5.39 लाख हेक्टेयर्स बोल रहा है वो, इन 2008 टू 5.43 लाख हेक्टेयर्स या 543,000 हेक्टेयर्स की बात हुई. सो 5.43 लाख हेक्टेयर जो है दिस इज नेट सोन एरिया इन द ईयर 2017-18 में. सो 2008 से इन 10 सालों में क्या बोल रहा है वो कि थोड़ा बहुत जो है नेट सोन एरिया बढ़ा है इतना. ड्यूरिंग दिस पीरियड 1000 हेक्टेयर वर ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन. wheat, maize, rice, barley and pulses are the major crops grown in the state. Cumulatively, area under these crops constitute nearly 82% of the total area under cultivation. So, total area under जो cultivation है उसमें से 82% इन crops में involved है. जो total अगर हम net sown area की बात करें, so उसमें से भी अगर हम थोड़ा ब्रेक करें, मैक्सिमम एरिया जो है wheat के अंदर 35% के आसपास जो एरिया है वो wheat कल्टिवेशन के अंदर है. देन मेज 32.23% कॉन्स्टिट्यूट 68%. सो दो क्रॉप्स मिलके ही 68% का जो नेट सोन एरिया में से कंट्रीब्यूशन है. क्रॉप इंटेंसिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है. क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब क्या है? द रेशो ग्रॉस क्रॉप एरिया टू द नेट क्रॉप एरिया is an indicator useful of the assessing efficiency of the agriculture sector. Cropping intensity refers to the raising of a number of crops from the same field during one agriculture year. So कितना ज़्यादा इंटेंसिवली हम वो क्रॉपिंग कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी. एक ही एरिया से एग्रीकल्चर एक ईयर में कितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ जो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. Thus, higher the cropping intensity means that a higher proportion of the net sown is being cropped more than once during the year. Similarly, right? So figure 8.6 indicates the cropping intensity index across the districts जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, right? With an overall index 168, the state has, ये देखिए टेबल, this is important for mains, ये बना भी सकते हैं ये मैप. So this is cropping intensity. यहाँ पर लीस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ये देखिए, और यहाँ पर मैक्सिमम है. राइट. आई होप आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे. ये टेबल ये सॉरी मैप भी हम याद कर सकते हैं डायरेक्टली बनाने के लिए. नाउ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स. प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 2019 2020 से लेकर 22-23 के 2 सालों में प्रेजेंटेड ये 8.2 टेबल है उसमें दिखाई गई है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 फूड ग्रेन कंट्रीब्यूटर अराउंड 43% ऑफ दी एंड कमर्शियल कंट्रीब्यूशन अराउंड 57% से. ये देखिए ये वाला टेबल कितना 43% के आसपास फूड ग्रेन्स हैं और 56% के आसपास जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है? कमर्शियल क्रॉप्स है. एक्सेप्ट देन फूड ग्रेन्स के जो भी बचती हैं उनको कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं. सो उनका है. ठीक है जी, टोटल प्रोडक्शन में से. नाउ तो यहाँ पर देखेंगे हम राइस वाला टेबल है पैडी में. वी कैन सी डिक्रीज ऑफ 28%. 20-21 और 21-22 में जो ओवर है 21-22 से 22-23 में जो हो रहा है उसमें माइनस में मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है. सो राइस प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू डिक्रीज बाई अबाउट 28% इन दी 22-23 22-23 ओवर द प्रीवियस ईयर, वेयर एज द सेम वाज 5.8% पिछले साल में, या 4.2% जो है वो पहले था. या सो ओवर द प्रीवियस ईयर्स, वेयर एज द सेम वाज 5.8% फॉर द फूड ग्रेन्स, 4.2% फॉर द व्हीट एंड 2.4% फॉर द मेज. जो बाकी हमने देखा है डिक्रीज है सारा ये इस साल में होने वाला है. सो देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन द वेजिटेबल प्रोडक्शन. जो हम देखेंगे मार्जिनल इंक्रीज है वेजिटेबल प्रोडक्शन में. राइट. हैज टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ रागी. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कॉलम 7 रागी में देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज. हालांकि अमाउंट बहुत कम है, ये देखिए कितने में है. तो
उस पर से जो इंक्रीज हो रहा है वो तो मतलब बिल्कुल वो है, लेकिन 310%, 0.49 से बढ़ के 2.10 हो रहा है। सो रागी प्रोडक्शन में 300% ग्रोथ है, लेकिन चूंकि नंबर बहुत कम है तो उसकी वजह से ग्रोथ ऐसा दिख रहा है।